बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं रूहान स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बुखार सबके ऊपर चढ़ने लगा है। इसी तरीके से इंडिया ने दोबारा से अपने बुलंद दावे शुरू कर दिए हैं। जैसे कि वो फरमा रहे हैं कि इस बार भी, जैसे कि पिछली बार वही चैम्पियंस थे जबकि पाकिस्तान चैम्पियन था, इंसान को कुछ तो शर्म करनी चाहिए, कुछ तो हया करनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान हारेगा, जैसे पिछली बार भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फाता टीम के तौर पे वो आ रही है। शर्म करनी चाहिए। आइए यार, उनको मीडिया को दिखाते हैं, सुनाते हैं उनको कि किस तरह के दावे कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी एंकर ने उनका कैसा मुंह बंद किया। आइए वीडियो की जानिब चलते। महामुकाबला और फिर पिटेगा पाकिस्तान। सबसे पहले इजाज साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इंतजार तो पाकिस्तान के फैंस को भी है और भारत के फैंस को भी इस मुकाबले का। लेकिन हम ओपनिंग जोड़ी की अभी चर्चा करते हैं। फखर जमा और बाबर आजम के फॉर्म को देखिए, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि शुरुआत, चूंकि आगाज बेहतर हो तो अंजाम बेहतर होता है कहा जाता है, आगाज पाकिस्तान का बेहतर करने के लायक अभी दो चेहरे हैं नहीं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने, क्योंकि बाबर आजम आपके पाकिस्तान के वन डाउन बल्लेबाज थे, सैम अयूब के इंजर्ड होने के बाद पाकिस्तान ने किसी और ओपनर के साथ जाने की बजाय तजर्बाकार बैट्समैन बाबर आजम के साथ, फखर के साथ ओपनर चले, कुछ तकनीकी दिक्कत है, का फैसला किया है और इसके ऊपर पाकिस्तान है। हाँ, आपकी आवाज अभी बीच में डिस्टर्ब हो रही थी, ब्रेक हो रही थी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर से? आप बीच में ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास आता हूं। मनोज जी, यहाँ आंकड़े तो गवाही दे ही रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आप कंसिस्टेंसी आपके फॉर्म में कितनी है। पाकिस्तान से और भारत से शुभमन गिल बहुत कंसिस्टेंट हैं। इन चारों ओपनर्स की बात करें, दो भारत से और दो पाकिस्तान से, तो फखर जमान को एक एडवांटेज है कि वो अभी इंटरनेशनल लीग T20 खेलकर आए हैं और वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने जो मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के खिलाफ भी उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। दो उनकी हाफ सेंचुरी देखने को मिली अभी हाल में ही, और उसके बाद क्योंकि दुबई में वो हाल में खेले हैं, तो ये एक उनका प्लस पॉइंट है। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की पारी खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 रन की पारी खेली, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतने दी थी 2017 में। तो इन पर हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरह से जडेजा और अश्विन पर जो चौके छक्के लगाए थे उसकी बरसात कर दी थी, अब इन्हें रोकना होगा शुरुआती ओवरों में। और शुरुआती ओवरों में हमारी थोड़ी सी कमजोरी रही है, खासकर जब हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ, जब उतने ज्यादा हम लोग नहीं रनों पर कंट्रोल कर पाए। लेकिन उसके बाद जो है दूसरा स्पेल और तीसरा स्पेल, हार्दिक पांड्या हो चाहे अन्य गेंदबाजों का, वो बहुत शानदार रहा। हम चैंपियन की तरह खेले। वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें, मैं दो इनफॉर्म प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, उधर से फखर जमान और इधर से शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल ने 87, 60 और 112 उनकी पिछली तीन पारियां रही। तीनों पारियों में कमाल का प्रदर्शन रहा। एक पारी में जहां उन्हें श्रेयस अय्यर का और अक्षर पटेल का बहुत अच्छा साथ मिला, दूसरी पारी में उन्हें रोहित शर्मा का बहुत अच्छा साथ मिला, सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने की, और उस तीसरी पारी में उनको विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का साथ मिला। तो इस तरह से यह खिलाड़ी बहुत कंसिस्टेंट है। 60 रन प्रति ओवर प्रति पारी का इनका औसत बहुत कुछ बयान करता है। और रही बात बाबर और रोहित शर्मा की, दोनों फॉर्म से जूझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर अभी साउथ अफ्रीका में बाबर आजम दो पारियां उनकी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन ओवरऑल जो है, इस अभी जो ट्राई सीरीज है, इसमें अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में वो तब्दील नहीं कर पाए। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई। और स्पिनर्स के सामने जो पिछले एक साल, एजाज साहब शायद मेरे से इत्तेफाक रखें कि पिछले एक साल से या 1.5 साल से उनके परफॉर्मेंस को देखें, स्पिनर्स के सामने वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बाबर आजम अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। देखिए, बाबर आजम का जहां तक सवाल है, स्पिनर्स के सामने वो फंसते हैं और वो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो जिस तरह से केप टाउन में या सेंचुरियन में उनकी जो पारियां थी, दोनों पारियां बहुत शानदार थी। टेस्ट में भी उन्होंने 2 पारियां अच्छी खेली, वनडे में भी 2 अच्छी पारियां खेली। लेकिन हालिया जो सीरीज है, जो अभी ये लोग ट्राई सीरीज में खेले हैं, वहां किसी भी मैच में ये चल नहीं पाए।
30 रन नहीं बने हैं उनसे किसी भी पारी में। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े जरूर करता है। बाबर आजम जैसे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसको भारत में भी लोग देखना चाहते हैं कि उनके बल्ले से रन बने, लेकिन ये खिलाड़ी का बल्ला उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा कि शुभमन गिल हमारी तरफ से कर रहे हैं या वहां से फकर जमान कर रहे हैं। इन दोनों का रोमांच देखते ही बनता है। अगर कहीं रोहित शर्मा चल गए या उधर से बाबर आजम चल गए तो मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। प्रदीप टंडन जी, आप क्या कह रहेंगे? और क्या यहां पर यह माना जाए कि फकर जमा और शुभमन गिल पाकिस्तान के लिए और फकर जमा टीम इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है? जी, मैन टू मैन जो अभी कंपैरिजन जोशी जी ने करा वो बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैन टू मैन कंपैरिजन के बाद भी अगर टीम टू टीम, अगर एज अ होल कंपैरिजन करें तो भी हमारी टीम कहीं ज्यादा इस समय इनफॉर्म है और कागज पे भी और मैदान में भी हमारी टीम कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। उनका एक खिलाड़ी जो जैसे फकर जमा की बात हुई, फकर जमा का इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खासा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये बात सही है कि पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन हमारे पास भी उनको उन्हीं के पास जो दूसरा खिलाड़ी है, मुझे खतरा उससे ज्यादा है रिजवान से। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो लगातार रन कर रहे हैं। देखें तो हमारे पास गिल फॉर्म में है, रोहित ने अभी सेंचुरी बनाई है हमारे, और श्रेयस अय्यर ने छोटी इनिंग्स खेली है लेकिन बहुत नीट गेंद को मार रहे हैं, बहुत क्लियर हिटिंग कर रहे हैं वो इस समय। और बाकी जो हमारा लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है, अक्षर पटेल अच्छी फॉर्म में है। हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखिए हमारे पास टीम के, हमारे पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं और लेफ्ट हैंडर हमेशा दूसरी टीम को कष्ट देता है। अगर टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं तो बहुत कष्टप्रद होता है दूसरी टीम के लिए राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल अगर देखें तो यस, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है बाबर आजम का फॉर्म, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप बाहर भी नहीं कर सकते और उसका फॉर्म में ना होना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द हमेशा रहेगा। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आती है या नहीं आती है। अब तो खैर वक्त बहुत कम है, तो इजाज वसीम साहब बेहतर बता पाएंगे बाबर आजम को लेकर दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, बाबर आजम वाकई मनोज साहब सही कह रहे थे कि स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 2 साल से बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है। और ये बात भी सच है कि बाबर आजम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान की बैटिंग को लेके इतना परेशान नहीं हूं और ना ही शायद पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को लेके इतने परेशान है कि फखर क्या करेगा, बाबर क्या करेगा, रिजवान क्या करेगा। आप 270, 300 आजकल की T20 क्रिकेट में आसानी के साथ कर लेते हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त जो परेशानी वाली बात है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, जो कि आपको आउट करके नहीं दे रही है। वो एक सबसे बड़ा मसला है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। 2023 के अंदर श्रीलंका के अंदर एशिया कप हुआ, जो इंडिया वनडे एशिया कप जीता, वो भी वनडे फॉर्मेट में था। वहां पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स विकेटें नहीं ले सके थे। फिर इंडिया के अंदर जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ 280 रन भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप डिफेंड नहीं कर सकी थी। और अब देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है मैदान में और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है। तो शाहीन शाह स्ट्रगल कर रहे हैं। नसीम शाह ने कल फाइनल में कदरे बेहतर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से मैं सिर्फ इतना पाकिस्तान को मार्जिन देना चाहूंगा इंडिया के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए कि पाकिस्तान शायद ड्रॉप इन विकेट है दुबई के अंदर, और दुबई में फास्ट बॉलर्स विकेटें भी लेते हैं। आपको इंडिया के 2021 के T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस याद होंगे जी। एक में न्यूजीलैंड से हारा थी, सेक्रेटरी के सामने मसला कर सकता है कि क्या वो एक बड़ी चिंता पाकिस्तान के लिए हो सकती है मनोज जी, और ये भारत के लिए एक बेनिफिट कि वहां पर हमारे बल्लेबाज अगर प्रदर्शन करें, हमारे बल्लेबाजों को ज्यादा खतरा नहीं है लेकिन उनके बल्लेबाजों के लिए हमारे पास खतरा है, भले ही बुमराह नहीं है तब भी। देखिए, मैं तो कहूँगा उनकी गेंदबाजी भी बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि हमें तो शाहीन शाह अफरीदी, वो वाले अफरीदी याद हैं जो बहुत शुरू में विकेटें चटकाने के लिए जाने जाते थे, पहले ओवर में ही विकेट चटकाया करते थे। अब
ठीक है, शुरू में मॉइस्चर होता है, आपको फायदा भी मिलता है, लेकिन स्लॉग ओवर्स में लगता है वो गेंदबाजी करना ही भूल गए हैं। आप देखिए इतने महंगे साबित हो रहे हैं। अगर आप पहले 2 मैच देखें, तीसरा मैच तो चलो मैं फिर भी उनको एक संदेह का लाभ दे सकता हूं, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी को देखकर लगा ही नहीं कि वो अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई गली कुचे का लड़का आ गया है बॉलिंग करने के लिए। जिस तरह से कभी 25 रन खा रहे हैं एक ओवर में, कभी 20 रन खा रहे हैं, और जिस तरह से उन पर हर कोई रन बना रहा है बहुत तेजी के साथ। नसीम शाह मेरे फेवरेट बॉलर हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो भी नहीं चले। कल एक लास्ट मैच में जरूर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उससे पिछले 2 मैच उनके बिल्कुल खराब गए हैं। तो अब ये बताइए कि 2 बॉलर और 1 स्पिनर, 3 बॉलर से आप मैच खेलने चले गए। कहां की प्लानिंग है भाई? ये किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जी नाजरीन, आपने इंडियन मीडिया का रिएक्शन सुना, कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए रोहान स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।